नमस्कार दोस्तों, अभी 3-4 महीनों पहले एक घटना घटी थी जिसके अंदर मुस्कान और साहिल शुक्ला, जो कि मुस्कान का एक नशेड़ी बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मुस्कान ने मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की दर्दनाक हत्या करती थी और फिर उसको एक छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट के एक नीले ड्रम में डालकर उस पर सीमेंट का मिक्सचर डालकर उसके अंदर पैक कर दिया था। और दोस्तों अभी हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही कलंकित कर दिया है। लड़कों का शादी पर से विश्वास उठने लगा है, किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। अभी जो घटना घटी है वो सोनम और राजा रघुवंशी की है, जिसमें सोनम ने राजा रघुवंशी, जिसकी शादी हुई थी 11 मई को, उनकी शादी के बीच का और राजा रघुवंशी की जो हत्या करी गई थी उसके जो गैप था वो सिर्फ 9 दिनों का था। इस 9 दिनों के अंदर शादी के बीच और राजा रघुवंशी की हत्या के बीच 9 दिनों का गैप था और इस गैप के अंदर ही सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों क्या कहानी है सोनम और राजा रघुवंशी की, इसको शुरू से समझते हैं। आखिरकार 23 मई से लेकर 9 जून तक क्या कुछ हुआ। 23 मई को जब राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी, उसका कत्ल हो गया था, तो सोनम कहाँ पर गायब थी। राजा रघुवंशी की हत्या करने वाले कातिल 17 मई को ही इंदौर से कैसे मेघालय पहुंच गए और राजा रघुवंशी की हत्या के बाद 9 जून तक सोनम जो थी राजा रघुवंशी की पत्नी, वो कहां पर और किस किस जगह गई और कहां कहां वो रुकी। और फिर वो 9 जून की रात को यूपी के गाजियापुर के एक हाईवे के एक ढाबे पर कैसे रात के 2 बजे वहां पर प्रकट हुई। दोस्तों 9 जून की रात को करीब रात के 2 बजे वाराणसी और गाजीपुर के बीच जो हाईवे पड़ता है उसके करीब एक ढाबा है। इस ढाबे का नाम है काशी चाय जाएगा, क्योंकि ये नेशनल हाईवे था और इस पर जो करीब ढाबे बने होते हैं वो रात के 24 घंटे खुले रहते हैं। इस ढाबे पर रात के करीब 2 बजे एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। उसकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बेहोशी की जैसी हालत में थी, उस होश हवास में नहीं थी, आंखों में आंसू थे। ढाबे पर उसका मालिक बैठा हुआ था, वो उसके पास जाती है। ढाबे का जो मालिक है वो साहिल यादव होता है। वो ढाबे के मालिक साहिल यादव को कहती है कि आप मुझे अपना फोन देंगे। फिर साहिल यादव उसको अपना फोन दे देता है और फिर सोनम अपने भाई गोविंद को फोन लगाती है और उसे कहती है रोती हुई अवस्था में कि मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ और अभी गाजीपुर में हूँ, गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास ढाबे पर रुकी हूँ। और इतना कह के वो फोन वापस साहिल यादव को दे देती है। और उसके कुछ देर बाद सोनम का भाई गोविंद वापस उस ढाबे मालिक साहिल यादव को फोन करता है और कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूँ और ये आप कहाँ का एड्रेस है गाजीपुर में, ये ढाबा आपका कहाँ पर है। वो उससे एड्रेस पूछता है और कहता है कि आप इसको वहीं पर रखिएगा, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ, पुलिस बस कुछ ही देर में आपके पास पहुँच जाएगी। और करीब 2:30 बजे के लगभग गाजीपुर पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। गाजीपुर पुलिस सोनम से अपना नाम पूछती है। सोनम ये बताती है कि गाजीपुर पुलिस को भी ये पता था, क्योंकि उनकी जो खबर थी वो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। और इसके बाद गाजीपुर पुलिस सोनम को अपने साथ ले जाती है। पहले वो अस्पताल में उसको ले जाती है और उसकी फर्स्ट एड कराया जाता है। फिर उसके बाद जब सोनम फिट हो जाती है तो फिर पुलिस वालों का जो महिला कारागृह होता है, महिला जहाँ महिला को रखा जाता है, ऐसी जो महिला होती है, जो ऐसी अवस्था होती है वहाँ उनको रखा जाता है, तो उनको सोनम को वहाँ पर गाजीपुर पुलिस लेकर जाती है। क्योंकि ये बात रात की थी और सुबह होते ही ये बात बिल्कुल आग की तरह फैल गई। फिर गाजीपुर पुलिस इस सूचना को मेघालय पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि इस आप जो केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उससे जुड़ा एक जो व्यक्ति है वो हमें मिल चुका है। फिर मेघालय पुलिस फिर सुबह ही मेघालय से यूपी के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन दोस्तों बात ये थी कि सोनम 9 जून को सामने आई, लेकिन इससे 15 दिन पहले ही उनकी गुमशुदा की जो खबर थी वो मीडिया में चल रही थी और राजा रघुवंशी की लाश भी 23 मई को मेघालय पुलिस को मिल चुकी थी। तो आखिरकार इन दिनों के बीच, इन 15 दिनों के बीच सोनम कहाँ पर थी, क्या उसका अपहरण किया गया था या कहाँ कहाँ वो रुकी। तो पहले ये कहानी हम समझते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था। दोस्तों सोनम की शादी और राजा रघुवंशी की हत्या और सोनम का अचानक 9 जून को गाजीपुर एक ढाबे पर प्रकट हो जाना, इसके बीच जो सब कुछ घटा उसको अपन शुरू से समझते हैं। आखिरकार पूरी कहानी है क्या। दोस्तों लास्ट ईयर अक्टूबर में 2024 रामनवमी के मौके पर रघुवंशी परिवार में एक परंपरा थी कि अगर उनके परिवार को लड़का या लड़की शादी के लायक हो जाए तो उनके नाम की पर्ची वो अपने एक समाज का जो बोर्ड बनाया होता है, उनका समाज का जो होता है उसमें वो उनके नाम की जो पर्ची होती है वो डाल देते हैं। उसके साथ ही वो उनकी जन्म कुंडली वगैरह सब, नाम, तारीख, सब कुछ वो बायोडेटा उसमें डाल देते हैं, ताकि अगर बिरादरी में किसी को लड़का चाहिए या लड़की चाहिए तो वो वहाँ उस जगह पर आकर उन पर्चियों को देख सकते हैं कि उनकी कुंडली अगर मेल मिलाप खा जाए तो वो उनसे शादी रिश्ता जोड़ सकते हैं। और यही हुआ राजा रघुवंशी और सोनम के केस में। राजा रघुवंशी और सोनम के केस में ये हुआ कि दोनों ही मांगलिक थे और उनको ऐसे ही
रिश्ते की तलाश थी। तो इसके बाद क्या हुआ कि सोनम और राजा रघुवंशी की जो कुंडली थी वो मैच खा जाती है, फिर दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं और फिर फरवरी में सोनम और राजा रघुवंशी दोनों आपस में मिलते हैं। फिर क्या था, सोनम को राजा रघुवंशी पसंद आ जाता है और उसके बाद उनकी जो शादी की तारीख है वो 11 मई को फिक्स कर दी जाती है और 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है। इस दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी चल रही थी। दरअसल सोनम की जो पिता है देवी सिंह रघुवंशी, उनकी एक फैक्ट्री है, प्लाई की फैक्ट्री है। उसी फैक्ट्री में उनका जो मैनेजर होता है, उनका अपना एक बिजनेस है जिसमें उनके फैक्ट्री में एक मैनेजर होता है जिसका नाम है राज कुशवाहा। और ग्रेजुएशन करने के बाद सोनम भी इसी बिजनेस में अपने पिता का हाथ बढ़ाने लगी और इसी बिजनेस में वो भी लग गई। और फिर क्या था, सोनम अपने पिता के जो बिजनेस था उसमें एक एचआर हेड के तौर पर वहां पर काम करने लगी। फिर क्या था, सोनम भी जाती अपने ऑफिस और राज कुशवाहा भी आता ऑफिस में। राज कुशवाहा जो होता है उसकी उम्र 21 साल होती है और सोनम की जो उम्र है वो 24 साल है। इसी दौरान वो आने जाने में उनका मेल मिलाप हो जाता है, बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है और इस प्रकार उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और उसके बाद क्या, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन ये प्यार दुनिया वालों से छुपा रहा। और फिर क्या होता, सोनम के परिवार वालों ने सोनम का रिश्ता कहीं दूसरी जगह तय कर दिया। अब इसमें सोनम की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने परिवार वालों को ये बता सके, उनके खिलाफ जा सके, तो सोनम ने बिल्कुल खामोशी से इस शादी के लिए रजामंदी दे दी। और फिर क्या था, सोनम और राजा रघुवंशी की 11 मई को शादी हो जाती है। शादी तो हो गई, ऐसा लग रहा था कि सारी बातें भूली बिसरी बातें हो गई, लेकिन सोनम और राज कुशवाहा दोनों मिलकर ये तय करते कि शादी तो हो जाने दो, लेकिन शादी के बाद दोनों मिलकर राजा रघुवंशी को ठिकाने लगा देंगे और उसके बाद वो उनके परिवार वाले, सोनम के परिवार वाले उसकी दूसरी शादी करवा देंगे और उसके बाद उसकी राज कुशवाहा से शादी करने में उनको कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यह था कि राजा रघुवंशी को उनके रास्ते से हटाना। और उसके बाद राज कुशवाहा और सोनम ने राजा रघुवंशी को हटाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। राज कुशवाहा के 3 दोस्त इंदौर में थे। इनमें एक था आकाश राजपूत, एक विशाल चौहान और एक आनंद। लेकिन सबसे पहले राज कुशवाहा ने आकाश से बात की और आकाश को सब कुछ बताया और उसने कहा कि एक शख्स को ठिकाने लगाना है, लेकिन कत्ल ऐसा लगना चाहिए ताकि कोई एक्सीडेंट हो, ताकि इसका कोई भी ब्लेम है सोनम या उस राज कुशवाहा पर इसका नहीं जाना चाहिए। अब आकाश और राज कुशवाहा के बीच सारी चीजें तय हो जाती है। अब ये तय करते हैं कि आखिरकार मर्डर करना कहाँ पे है। उधर सोनम के जो ज्योतिषी थे, उनके घर के ज्योतिषी, उन्होंने उनके परिवार को सब कुछ समझा दिया था कि विदाई कब तक नहीं करनी है, कब तक वो लोग हनीमून पर नहीं जा सकते। और इधर सोनम भी नहीं चाहती थी कि वो अपने ससुराल ज्यादा दिन तक रहे। फिर सोनम के घर वालों ने 9 जून की तारीख तय की। इधर राजा रघुवंशी के घर वाले भी नहीं चाहते थे कि राजा इतनी जल्दी हनीमून पर जाए, क्योंकि पहलगाम के बाद हालात कुछ ठीक नहीं थे। लेकिन इधर सोनम की साजिश, कुछ कहानी कुछ अलग ही थी। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द हनीमून पर जाए और कुछ एक ऐसी जगह पर जाए जो बहुत दूर हो, ताकि किसी के मरने की खबर बहुत बाद में पहुंचे। अब सोनम ने अपना दिमाग लगाया, उसने हनीमून के लिए मेघालय को चुना, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी, उसको सारा स्टडी की हुई थी कि मेघालय में ऊंची ऊंची पहाड़ियां है, चेरापूंजी की पहाड़ियां है, तो उसने मेघालय को चुना। लेकिन राजा रघुवंशी इस बात के लिए राजी नहीं था, उसके घर वाले भी राजी नहीं थे कि इतनी जल्दी वो हनीमून पर जाए, तो राजा रघुवंशी ने मना कर दिया। अब इसके बाद सोनम और राज कुशवाहा अपनी एक नई चाल चलते हैं। राज कुशवाहा ने सोनम को कहा कि तुम ऐसा करो कि बिना रघुवंशी को बताए, अपने पति को बताए, एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान करो और राजा रघुवंशी को तुम ये कहना कि मैंने तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए ये चीज करी है। तो सोनम ने बिना बताए मेघालय की 2 टिकट बुक कर देती है और 18 मई को राजा रघुवंशी को बताती है कि उन्होंने मेघालय की टिकट बुक कर दी है हनीमून के लिए। लेकिन राजा रघुवंशी जब उससे पूछता है तो कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं पूछा। और बीच में उसने असम में रुकना था और उसमें कायमखा देवी के मंदिर भी जाना था, ये भी उसने जानबूझकर डाला। जब राजा रघुवंशी ने अपने परिवार वालों को बताया तो वो भी इस चीज़ के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन फिर राजा ने कहा कि टिकट करा चुकी है, अगर नहीं जाएंगे तो पैसे बेकार हो जाएंगे, तो राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी मान जाते हैं। राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने पूछा कि चलो कितने दिन तक जाओगे, जाओ, लेकिन कितने दिन तक जाओगे? तो राजा ने कहा कि 5-7 दिन तक लग सकते हैं और कोई पता भी नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा दिन भी लग जाए। सोनम ने की अब रिटर्न टिकट वापस नहीं कराई है। और फिर दिन आता है 20 मई का। फिर ये लोग इंदौर से निकलते हैं और गुवाहाटी होते हुए 21 मई को ये मेघालय पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये तो थी एक कहानी। अब दूसरी कहानी ये थी कि जैसे ही 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी होती है तो फिर उसके बाद में राज कुशवाहा की जो रोल है उसके बाद में स्टार्ट होता है। अब राज कुशवाहा अपने 3 दोस्तों विशाल, आकाश और आनंद, इन तीनों को मिलकर राजा रघुवंशी की मारने की उसको सुपारी दे देता है। उनको 50,000 रुपए एडवांस दे देता है और एक मोबाइल फोन देता है और कहता है कि यही मोबाइल फोन तुम यूज करोगे, तुम मुझे फोन ना तो किसी अपने नंबर से करोगे ना किसी और नंबर से मुझे फोन मत करना, जो मैंने सिम और मोबाइल दिया है केवल उसी से तुम हमारे कॉन्टेक्ट में रहना।
और 17 मई को यानी कि सोनम और राजा रघुवंशी के जाने से 3 दिन पहले इंदौर से इन तीनों सुपारी किलर्स को मेघालय पहुंचने को कहा। ये तीनों सुपारी किलर 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लेकर तीनों 17 मई को इंदौर से निकल पड़ते हैं। ये तीनों लोग ट्रेन और बस के रास्ते हुए 19 मई को मेघालय पहुंचते हैं। उधर 20 मई को सोनम भी निकल जाती है। इसके बाद सोनम और राजा रघुवंशी 21 मई को मेघालय पहुंच जाते हैं। सोनम के पास भी वो मोबाइल नंबर था जो राज कुशवाहा ने इन तीनों सुपारी किलर्स को दिया था, क्योंकि जो मेन कॉन्स्पिरेटर थी वो सोनम भी थी इस मर्डर के अंदर शामिल। अब जो सोनम होती है वो इन तीनों लोगों के कांटेक्ट में होती है उसी मोबाइल नंबर से जो राज कुशवाहा ने इन तीनों को सोनम को दिया था। अब जहाँ जहाँ ये सोनम और राजा रघुवंशी जाते हैं तो सोनम उनकी जो लोकेशन होती है उनको पास ऑन करती रहती है, उनको पता चलता रहता है और वो लोग इनके आसपास ही होते हैं। अब ये तीनों वहां जाकर अपना एक दाव खेलते हैं। उन्होंने वहां जाकर एक लोकल जो वहां पर पेड़ काटने की मशीन होती है वो खरीदते हैं। वो जानबूझकर खरीदते हैं कि अगर किसी को शक भी होगा तो वो उनके वहां के लोकल किसी गैंग पर शक होगा, हम पर शक उनका नहीं जाएगा। अब 22 मई को राजा रघुवंशी को ट्रैकिंग पर जाना था, लेकिन कई बार होता है कि ट्रैकिंग पर जाने के दौरान लोग बाग रास्ते से भटक जाते हैं। तो उसने देखा कि कई लोग गाइड्स लेकर जा रहे थे, तो राजा रघुवंशी ने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं भी गाइड्स लेकर जाऊं। फिर राजा रघुवंशी ने भी एक गाइड लिया जिसका नाम था अल्बर्ट पेट। अल्बर्ट पेट के साथ वो गया, फिर काफी चढ़ाई और फिर वापस नीचे उतरना पहाड़ी पे। फिर 22 मई को जब ये वापस लौट रहे थे तो सोनम भी साथ में थी, लेकिन सोनम पीछे चल रही थी। अब उसी राज रघुवंशी से 3 लोग बातचीत करने के लिए लग जाते हैं, वहां बात करने लग जाते हैं, लेकिन जो गाइड होता है अल्बर्ट वो थोड़ा आगे चल रहा था। तो तीनों लोग जो थे वो राजा रघुवंशी से बातें करते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को समझ नहीं पाता है क्योंकि वो तीनों लोग हिंदी के अंदर बात कर रहे थे। लेकिन अल्बर्ट को हिंदी नहीं आती थी, वो इंग्लिश अच्छी बोलता था, वो जो उसकी लोकल भाषा थी वो अच्छी बोल देता, लेकिन जो वो इंग्लिश थी तो वो फ्रेंडली बोलता था, इसलिए वो इंग्लिश ही समझ पाता था। लेकिन वो सुन रहा था कि तीनों बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार बातें क्या कर रहे हैं। अब अल्बर्ट ये देखता है कि जब ये तीनों बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी से, तो जो सोनम थी वो काफी पीछे चल रही थी, या तो वो चढ़ाई के दौरान काफी थक चुकी थी या वो इसी कारण वो पीछे चल रही थी। अब 22 मई को जो ये बात थी वो आई गई हो जाती है। अब लेकिन 23 मई को चेरापूंजी के पास खास के पास इन तीनों को मौका मिलता है, क्योंकि इस जगह पहुंचने के बाद जो टूरिस्ट गाइड है या जो गाड़ियां भी है वो बहुत कम चलती है। अब इस जगह पर पहुंचने के बाद ये तीनों को मौका मिलता है। राजा रघुवंशी के पास सोनम भी थी, लेकिन वो थोड़ी दूर चल रही थी और बार बार वो इन तीनों लोगों को लोकेशन शेयर कर रही थी। अब वो एक जगह पहुंचे, 22 मई को भी उनकी मुलाकात हो चुकी थी, तो वो क्या अब अनजान नहीं थे और राजा भी उनसे बहुत प्यार से मिला था। अब इसके बाद उन्होंने अचानक मौका देखा और उसी जो पेड़ काटने वाली मशीन थी उसी तेज धारदार हथियार से उन तीनों ने राजा रघुवंशी के पीछे से वार किया सर पे। अब इसी वार से आधा काम तो वैसे भी हो गया था, और दूसरा वार जो था वो उन्होंने उस राजा रघुवंशी के मुंह पर किया सामने से। उन्हें यकीन हो गया कि अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो उन्होंने राजा रघुवंशी को वहीं पहाड़ियों से नीचे की ओर ढकेल दिया, क्योंकि जो खाई थी बहुत गहरी थी। और राजा रघुवंशी का कत्ल करने के बाद तीनों सुपारी किलर 23 मई को मेघालय छोड़ देते हैं और ट्रेन और बस के रास्ते हुए वह बिहार पहुंचते हैं। उसके बाद वे यूपी जाते हैं और फिर वह इंदौर पहुंच जाते हैं। अब इधर जो मेन जो 2 लोग हैं वो है सोनम और उसका जो आशिक है राज कुशवाहा। सोनम और राज कुशवाहा ने साजिश इस तरह की रची थी कि कल को शायद उन पर शक हो सकता है, उनके प्यार के चर्चे फैल सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस जो प्लानिंग की थी वो बड़ी सोच समझ कर करी थी। उन्होंने इस चीज को लगातार उनसे छिपा कर रखी थी, लेकिन कहीं उन पर शक ना हो जाए, इसलिए इस पूरे जो कांड के दौरान जो राज कुशवाहा था उसको इंदौर में ही रहना था। और इस दौरान राजा कुशवाहा को न केवल इंदौर में रहना था, बल्कि जो सोनम के पिता की जो प्लाईवुड की जो फैक्ट्री थी वहां पर भी रोज जाना था, आना था, ताकि किसी को शक ना हो। अब 23 मई को ये होता है कि सोनम और राजा रघुवंशी के से कांटेक्ट टूट जाता है, दोनों के फोन स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब 26 मई को जब राजा रघुवंशी और सोनम के दोनों के भाई जब उनको ढूंढने निकलते हैं और उनकी जो गुमशुद की जो खबर है वो चारों ओर फैल चुकी होती है, इस दौरान भी जो राज कुशवाहा था वो सोनम के परिवार के साथ रहता है, उसकी तरफ किसी का भी शक नहीं जाता है। अब उसके और सोनम के रिश्ता क्या है किसी को ये कानो कान खबर तक नहीं थी, और वो भी उनके साथ साथ उनको ढूंढता रहा। इधर जो राजा रघुवंशी के जो तीनों किलर थे सुपारी किलर वो 23 मई को मेघालय को छोड़ देते हैं। अब लेकिन ये भी उनके प्लान का हिस्सा था कि उन तीनों के साथ सोनम कहीं पर भी उनको नहीं दिखनी चाहिए। अब इसके बाद 23 मई को सोनम भी मेघालय को छोड़ देती है और वो भी ट्रेन और बस के रास्ते हुए अलग अलग रास्ते से होते हुए बिहार पहुंचती है। मोबाइल फोन को उसने पहले ही फेंक दिया था, उसको पता था कि उसकी लोकेशन टेस्ट हो सकती है, इसलिए उसने पहले ही फोन को फेंक दिया था। लेकिन वो यूपी के गाजीपुर में 8 जून को पहुंचती है। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि 15 दिन तक वो गायब रही, तो वो अचानक 9 जून को रात के अंधेरे के अंदर ही ढाबे पर यूपी के गाजीपुर ढाबे पर कैसे पहुंचती है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे की भी एक कहानी है। जब 23 मई को दोनों का फोन स्विच ऑफ हो गया, दोनों की मिसिंग रिपोर्ट्स 26 मई को दोनों की मिसिंग रिपोर्ट्स लिखी गई और दोनों परिवार के दोनों भाई जब इसकी मिसिंग रिपोर्ट देते हैं मेघालय पुलिस के अंदर। अब इधर मेघालय पुलिस सर्च कर रही है और वो ढूंढ रहे हैं 2 गुमशुदा लोगों को, क्योंकि मेघालय पुलिस को ये जरा सा भी बिल्कुल पता नहीं है कि आखिरकार हुआ क्या है। मेघालय पुलिस की ये जो सर्च ऑपरेशन था वो 2 जून तक चलता है और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई के अंदर उनको मिलती है और तब पहली बार पता चलता है कि 2 मिसिंग लोगों में से एक की कत्ल हो चुका है और वो अब तक मिसिंग लोगों को ढूंढ रहे थे।
अब जो ये मिसिंग जो मामला था वो एक मर्डर का मामला हो जाता है। इधर जो सबकी चिंता थी वो सोनम को लेकर थी कि कहीं राजा रघुवंशी की तरह ही सोनम के साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ हो। इधर जो उन्होंने स्कूटी यूज करी थी, जो सोनम का जो व्हाइट रिन जैकेट था, उसका जो उन्होंने व्हाइट कलर का जैकेट पहन रखा था और रेनकोट था, वो भी मिल चुका था। अब दोनों परिवारों की धड़कन ये तेज हो गई कि जो राजा रघुवंशी के साथ हुआ वो कहीं सोनम के साथ तो नहीं हुआ। अब इधर मेघालय पुलिस का जो सर्च ऑपरेशन था वो तेज हो जाता है। उनके परिवार वाले मेघालय पुलिस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। इधर मेघालय पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन तफ्तीश जारी रखती है, क्योंकि अब जो मिसिंग केस था वो अब एक मर्डर केस हो जाता है। तो वो अपनी तफ्तीश करते करते वो उस टूरिस्ट गाइड तक पहुंच जाते हैं जिसने राजा रघुवंशी ने उसको हायर किया था। मेघालय पुलिस को उस टूरिस्ट गाइड ने बताया कि 22 मई को राजा रघुवंशी को 3 लोगों से बात करते हुए उसने देखा था, लेकिन वो तीनों लोग हिंदी में बात कर रहे थे, तो वो उनकी बात को समझ नहीं पाया था। इसके बाद मेघालय पुलिस का जो सर्च का दायरा है वो वहाँ से और बढ़ जाता है। अब मेघालय पुलिस ने चेरापूंजी और आसपास के 30-40-50 किलोमीटर जो रेडियस का एरिया है, वहाँ जो जितने भी सीसीटीवी लगे उनको खंगालना शुरू कर देती है। अब जब मेघालय पुलिस ने इन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो वो पहली बार चौंकी जब उनको पता चला कि सोनम और राजा रघुवंशी जिन जिन जगहों पर थे उन जगहों पर वो तीनों लोग भी मौजूद थे। उन लोकेशन पर वो उन तीनों लोग भी वहाँ पर थे। अब एक बार मेघालय पुलिस को ये लगता है कि चलो ये किसी रेस्टोरेंट पर या एक कहीं पर इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 21, 22 और 23 मई को भी वो तीनों लोग उसी जगह पर मिले जहाँ पर सोनम और राजा रघुवंशी देखे गए थे। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब इसके बाद मेघालय पुलिस कॉल डिटेल को खंगालना शुरू कर देती है कि उस दिन उस लोकेशन पर कौन कौन से मोबाइल नंबर कौन थे एक्टिव है, तो वो सारी चीजें करना शुरू कर देती है। सोनम और राजा रघुवंशी के मोबाइल नंबर पहले ही मेघालय पुलिस के पास थे, क्योंकि जैसे उनकी कंप्लेंट दर्ज हुई थी उनके मोबाइल नंबर वो पुलिस को दे दिए गए थे। अब उनके राजा रघुवंशी का जो मोबाइल था वो पहले स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन कुछ और मोबाइल नंबर भी मिले और इत्तेफाक से 3 अननोन नंबर मिले जो उन 3 लोगों के थे, लेकिन वो तीनों नंबर अलग अलग थे और एक नंबर था जो राज कुशवाहा ने इन तीनों को दिया था। अब इत्तेफाक से उन नंबरों को और उस लोकेशन को टावर के हिसाब से देखते देखते जब खंगालना शुरू किया तो पता चला कि उनमें से जो एक नंबर था ये नंबर इंदौर का था। अब पहली बार मेघालय पुलिस को एक क्लू मिलता है उस इंदौर के नंबर के जरिए। अब मेघालय पुलिस उस नंबर जो सिम उसने प्रोवाइड कराई थी उसके ओनर के पास वहां पर पहुंचती है। अब इन लोगों ने क्या किया था कि जो उनके जो लोकल नंबर थे उन्होंने भी यूज किया था यूपी इंदौर के अंदर। उन नंबरों को भी मेघालय पुलिस ने देखा। अब इन नंबरों से जो तार थे वो इंदौर से जुड़ रहे थे, तो मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से कॉन्टेक्ट किया। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को वो नंबर दिया और उनको कहा कि आप इस नंबर का पता दीजिए। अब इंदौर पुलिस भी उस नंबर का ट्रेस करने उसकी लोकेशन का पता करने में लग जाती है। अब इंदौर पुलिस ने भी इंदौर उस नंबर को ढूंढा, ट्रेस किया, उसकी लोकेशन का पता किया। 21, 22 और 23 मई को था और इत्तेफाक से जो पहला नंबर मिलता है वो आकाश राजपूत का होता है। अब इंदौर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करते करते आकाश राजपूत तक पहुंचती है और जब आकाश राजपूत तक पहुंचती है तो उसके बाद वो विशाल चौहान तक भी पहुंच जाती है। अब ये दोनों पकड़े जा चुके थे। अब जो तीसरा शख्स था जो इन दोनों के बाद जो इंदौर पुलिस वहां पर पहुंची तो वो तीसरा शख्स था राज कुशवाहा। अब इंदौर पुलिस जैसे राज कुशवाहा तक पहुंची तो फिर तो सारी प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि जैसे इंदौर पुलिस को ये पता चला कि जो राज कुशवाहा है वो सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री में एक मैनेजर का काम करता है। और फिर इन तीनों का रहस्यमय फोन कॉल और इनका जो रहस्यमय जो इनका जो कनेक्शन था और फिर चौथा जो आनंद था वो भी पकड़ा जा चुका था। धीरे धीरे करके मेघालय पुलिस को सारी कहानी समझ में आने लगती है। अब इंदौर पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इससे पहले जब पहली गिरफ्तारी हुई थी आकाश राजपूत की तो विशाल और आनंद को इस चीज का पता चल गया था और इसका पता फिर राज कुशवाहा को भी पता चल गया था। राज कुशवाहा ने सोनम को पहले ही आगाह कर दिया था। राज कुशवाहा ने सोनम को कहा कि शायद हमारा भांडा फूट गया है, क्योंकि हमारे जो सुपारी किलर है वो पकड़े गए हैं। अब सोनम ये सोचती है कि अब मैं ज्यादा दिन तक अगर गायब रही तो फिर मौत का या कुछ और कहानी बनाना सही नहीं होगा। तो फिर वो उस जगह से फिर वो एक नई कहानी की शुरुआत करती है, एक नई साजिश रचती है। फिर वो जहाँ भी थी वहां से निकलती है और वो अचानक गाजीपुर और वाराणसी की जो हाईवे है वहां पर पहुंच जाती है रात के 2 बजे एक ढाबे के ऊपर। और वहां पहुंचकर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि वो उसको किडनैप कर लिया गया था, मारा पीटा गया था, टॉर्चर किया गया था और वो किसी न किसी तरीके से वहां से बचकर निकल भागी थी, ताकि पुलिस की नजर में वो एक विक्टिम पीड़ित लगे। ये उसकी साजिश का दूसरा पहलू था। जब सुपारी किलर पकड़े गए तो उसके बाद कोई दूसरा चारा नहीं बचा, तो इस तरह उसको फिर गाजीपुर उस ढाबे पर आना पड़ा और वहां से ढाबे के मालिक से फोन लेकर अपने भाई को फोन करना पड़ा। फिर उसका भाई भी पहुंचा और मेघालय पुलिस भी पहुंची, तो वहां पर आकर सारी कहानी वहां पर खत्म हो जाती है। अभी सारी कहानी की जो तार है वो 3 स्टेज से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो कत्ल हुआ था वो मेघालय में हुआ था और सोनम थी वो यूपी के गाजीपुर में पकड़ी गई थी। राजा और जो सोनम थे वो इंदौर के थे। तो अब 3 स्टेट इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, यूपी, एमपी और मेघालय। लेकिन जो मेन जो क्राइम हुआ वो मेघालय में हुआ, इसलिए जो इसकी जो न्यायिक जुडिशियल होती है वो इस पर मेघालय पुलिस का हक बनता है। तो अब मेघालय पुलिस सोनम को गाजीपुर से मेघालय ले जाएगी और जो तीनों सुपारी किलर्स थे राज कुशवाहा और वो 3 उसके दोस्त, उनको भी एमपी इंदौर से वो ट्रांजिट करके मेघालय ले जाएगी। वहीं पर उन पर मुकदमा चलेगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को ही इतनी बेरहमी से मरवा दिया, जबकि उनकी शादी के और उनके उसके पति की हत्या के बीच केवल 15 दिन का ही 9 दिन का ही गेप था और इन 9 दिनों के अंदर ही उसने एक हंसते खेलते परिवार के एक बच्चे को
मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों इस सारे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये कहाँ तक न्याय संगत है कि आप प्यार किसी और से करते हो, लेकिन अगर शादी किसी और से हो जाती है तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए उसको मौत की घाट उतार देते हो। क्या किसी को मारना ही एक सिर्फ एक तरीका होता है किसी से छुटकारा पाने का? दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर सोनम को क्या सजा होनी चाहिए, उन तीनों चारों लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।